नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, कक्षा 8वीं के लिए गणित के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी बोर्ड की परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे पार्ट 3 से लेके पार्ट 7 तक के सारे पर्सन हैं वो यहाँ पे मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं। हम उनको देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। इसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि लेसन 1 और लेसन 2 के जो ऑलरेडी वीडियो हैं मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी तो थोड़ा नाराज़ भी है कि सर आप मैथ का नहीं करवा रहे, आप तो सामाजिक का करवा रहे हैं। तो भाई पहले मैंने सामाजिक को पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब मैथ का हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अदर सब्जेक्ट का भी कर लेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैंने आपको बता रखा है कि सभी जो चैप्टर है वो मैं आपको दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बाकी पीडीएफ फाइल है वो आपको ऐप से ही मिलेगी, उसके लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज से रिलेटेड जो सारे प्रश्न है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। तो ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है, साथ ही साथ 17-18 में रखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, 2 होते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सुबह के वीडियो में बताया था, ये आपका समांतर चतुर्भुज मान लीजिए, इसमें एक विकर्ण आपका यहाँ से डल सकता है और एक विकर्ण आपका यहाँ से डल सकता है। अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी और डी इंडिकेट किया तो बी और डी एक हो गया और एक ए और सी हो गया, तो दो ही डल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप का योग होता है। ये भी हमने बात की थी, चतुर्भुज का अंतःकोण हो चाहे बाह्य कोण हो, सभी का मान है वो हमेशा 360 डिग्री होता है भाई। ठीक है, और ये आपका 2023 के मॉडल पेपर में रखा गया है। बाकी देखिए यहाँ पे किसी उत्तल भुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बनने वाले सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए अभी अभी मैंने बात कही थी, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री रहेगा। उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण होता है, तो देखिए कितना होता है भाई, 180 डिग्री का होता है उत्तल लेंस के हिसाब से जो होता है उसका। बाकी ये प्रश्न आप देख लेना, देखिए एक ही प्रकार के प्रश्न है, मैं सबको समझाऊंगा तो रात हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोई कोई प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, बाकी आप पीडीएफ फाइल में देख लेना भाई, वीडियो को रोक के भी आप इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लगता है n-2, ठीक है, डिवाइड बाई n, और 180 आपका आ जाता है। या फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा मैं चलूँगा, 180 वगैरह छोड़ो आप। तो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक कोण की माप 24 डिग्री है। एक कोण की माप कितनी दी गई है आपको, 24 डिग्री दी गई है। ठीक है, और टोटल मेरा कितने होते हैं भाई, 360 होते हैं। तो मुझे एन है वो ज्ञात करना है। यही हो गया यहाँ पे, एन मतलब भुजाएं ज्ञात करनी है। अब 24 का उसमें मैं भाग दूंगा, अगर मैं 12 से काटूँ तो 12×2 = 24 और 12×3 = 36, 3 ऊपर आ गया, 2 से काटा तो एक आ गया 15। तो एन का मान कितना आ गया, 15, और यहाँ पे देखिए 15 ही दिया गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न कोई रहेगा आपको तो क्या करना है, 360 टोटल होता है, अभी अभी हमने बात करी है, और जितने कोण की माप दी गई है, 24 दी गई है, 12 दी गई है, 36 दी गई है, जो भी, वो आपको यहाँ पे रखना है और एन साइड में रखना है। तो यहाँ से काटने के बाद जो आएगा वो आपका एन होगा, भुजाएं होंगी, समझ गए। अब आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 55 डिग्री, 65 डिग्री व 75 डिग्री के हैं तो चौथे कोण की माप क्या होगी। तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और चतुर्भुज का टोटल होता है 360, और तीनों को जोड़ने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है, आयत में प्रत्येक कोण होता है तो 90 डिग्री का होता है। ये आपने आयत बना लिया इस प्रकार से। अब ये सभी आपके क्या है भाई, 90-90 डिग्री पे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको समझ लेना साथियों। ठीक है, जो खालिस्तान वाले पर्सन है वो आप पीडीएफ से देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अपन, ये वाला ही हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आपके सही और गलत के हो गए। तो यहाँ पे देखिए बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बात सही है भाई, अभी अभी हमने देखा है यहाँ पे एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत और समद्विभाजित होते हैं, तो बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। समचतुर्भुज आपका मान लीजिए कि ये यहाँ पे कह रहा है कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि जो लंब डलता है इसके ऊपर, इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ये वाली, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए, तो ये जो डल रहा है ये आपका क्या है, लंब है, और ये इसको क्या करता है, समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटता है। अब ये बाकी देख लेना भाई, आप, मैं एक एक पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये पर्सन आपका 2023 में आ चुका है।
एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप है वो 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला। अब देखिए अभी अभी जैसे हमने किया था वैसा ही वैसा है, एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं अपने हिसाब से। यदि बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री दिया गया है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या n से लिया गया था, अभी अभी हमने बात करी थी, एक मिनट, n इक्वल टू 360 मैंने कहा था पूरा होता है तो ऊपर रखना है, एक ही हमें दिया गया है 60 नीचे रख दिया, जीरो से जीरो काटा, छचिंका 36, मतलब n यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही आया है, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो कोई सा भी पर्सन आए, आपके पास एक पर्सन हो चाहे 10 पर्सन हो, तो इस पार्ट के लगभग सभी पर्सन आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। और ये नेक्स्ट वाला है, ये भी आप देख सकते हैं सेम उसी के बेस पे है। किसी बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। n बराबर वही हो गया, 360 मेरा ऊपर आ जाएगा, 45 मेरा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 से जा रहा है भाई ये, ठीक है। तो 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है, तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, जीरो ही आ गया। 5 से काटा, 8 पंजे 40, मतलब 8 भुजाएं उसकी आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 आंसर आ गया है। और ये पर्सन 2023 के बोर्ड नमूना पत्र में शामिल किया गया था, तो यहाँ में मैंने इसको भी टिक करा है। अब बाकी सभी एक एक पर्सन थोड़ी पढ़ेंगे इनके लिए, एक एक पर्सन देख लिए, दो दो तीन तीन पर्सन देख लिए, बाकी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बहुभुज के अंत कोणों का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो आप जरूर देख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पंचभुज के अंत कोणों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वही हो गया, ऊपर वाला जो पर्सन था उसका तो सूत्र पूछा था और यहाँ पे पूरा हल ही करवा लिया, इसलिए मैंने दोनों को टिक कर रखा है ताकि दोनों आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पंचभुज के अंतकोणों का मान ज्ञात करना है, तो अंतकोणों का मान n-2 और ब्रैकेट 180 डिग्री आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पंचभुज के, तो 5 दे दिया, n का मान आपको क्या दे दिया भाई? 5 दे दिया, यहाँ पे देखिए लिखा गया ना 5, ठीक है। तो n का मान आपको 5 दे दिया, फॉर्मूले का 2 था ही था, 180 आपका ऐसा कैसे है, 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा मेरा, 180 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 38 540 डिग्री मेरा आंसर आ गया, और यहाँ पे ये भी आ गया है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गणित क्या है भाई, आपको मैं बता तो दूंगा, आप समझ भी लेंगे, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका अभ्यास है वो करना पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप उसमें वापस से समझ में नहीं आएगी, भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतकोण 165 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक पर्सन में लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए माना कि बहुभुज की n भुजाएं हैं, तब इसके प्रत्येक अंतकोण, देखिए अंतकोण का फॉर्मूला अभी अभी हमने पूछा था, n-2 और 180 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। वो ही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। अब आप इनको देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से किया गया है, पर्सन की थोड़ी लैंग्वेज दूसरी है इसलिए आप इसको समझ लेना। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रत्येक अंतकोण का ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जो जो मान थे वो यहाँ पे हमने रख दिए। फॉर एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 और बराबर कितना मान है, अंतकोण 165 डिग्री आ रहा है मेरा। तो ऐसे कैसे रख दिया है मैंने। अब इसको आप उनको गुणा कर लेना है, क्रॉस गुणा करना है, जो भी करना है आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो n एलसीएम आ जाएगा। बाकी इस हिसाब से वर्क करिए या फिर इसको क्रॉस गुणा करके करिए। बाकी यहाँ पे पूरा विस्तार आपको दिया गया है, इसको आप देख लेना भाई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि एक कोण दे दिया, बाकी कोण आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, एक यहाँ पे 100 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4 है, आंकड़ों का जो प्रबंध है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पे, ठीक है। आंकड़े मतलब जो आपका पाई चार्ट वगैरह बनेंगे ना, वो सारे इसी में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं सेकंड पर्सन से स्टार्ट करूँगा, पहला तो छोड़िए आप। आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0 0 होते हैं। इस प्रकार से ये एक्स एक्स होता है और ये आपका वाई एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है। तो इसके मूल बिंदु के अक्षांश वो हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे। यहाँ पे जो होंगे वो वही पूछा है, वो यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया है। आलेखों के प्रकार क्या होते हैं, तो दंड आरेख होता है आपका, आयत भी होता है, रेखीय भी होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये करना है आपको। वर्त आलेख कहा जाता है, तो पाई चार्ट जो बनता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये पाई चार्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्ताकार आलेख बोलेंगे। अभी हम इसके पर्सन भी करेंगे, ठीक है आगे। अब यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए एक पासे में टोटल अंक 6 होते हैं,
अभाज्य संख्या की मैं बात करूँ तो 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। 2 ही अभाज्य संख्याएं बन रही है मेरी, कितनी, 2। तो 2/6 करूँगा मैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 तिया 6। और अभाज्य संख्याएं 3, 2 और 1 भी मेरी अभाज्य संख्याएं मानी गई यहाँ पे, ठीक है। क्या, 1, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं, टोटल है मेरी 6। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, तो 3/6 मैंने किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से करना है। वर्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है तो 360 डिग्री होता है, ये मेरा वर्त है। यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ और वापस यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा कितना होगा, 360 हो गया। अगर बीच में से काट दिया तो यहाँ पे मेरा 180 हो गया, और यहाँ से काट दिया तो ये 90 हो गया, और यहाँ से काट दिया तो ये 270 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आप 11th-12th में जाएंगे तब आपको मिलेंगे। ये एक अलग फॉर्मूले होते हैं जिसमें साइन थीटा कोस थीटा का जो रूल लगता है, उस बेस पे ये मेरे को याद है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा खूब पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही हमारे पास। तो ये इसलिए इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, ये आप देख लेना भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे के प्रश्न आप यहाँ पे कर लेना भाई, ठीक है। तो ये बाकी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो ये गेंद वाला है, पास से फेंकने वाला, ये प्रश्न हमने बड़ा भी लिया है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता। देखिए, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, एक सिक्के में क्या हो रहा है भाई, एक सिक्के में क्या हो रहा है भाई, दो होते हैं, चिट और पुट। फिर दो सिक्के हो गए चिट और पुट, तो टोटल कंडीशन क्या बन गई, 4 कंडीशन बन गई। दो सिक्कों में 2 और 2 4। ये कह रहा है कि तो दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता। अब दोनों सिक्कों में पट आने की प्रायिकता तो एक ही होगी भाई, ठीक है। मैंने इस मतलब एक सिक्का है 1 रुपये का, उसको उछाला, एक 2 रुपये का है उसको उछाला, ठीक है। टोटल कंडीशन क्या हो गई उसमें, 4 हो गई, चिटपुट चिटपुट चिटपुट। तो 4 मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन दोनों में से किसी एक, या तो दोनों में आ सकता है या एक में, लेकिन यहाँ पे पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता है वो क्या बन जाएगी मेरी, एक बन जाएगी, ठीक है। समझ गए आप, एक बन जाएगी, एक ही दोबारा आएगा। बाकी आगे के प्रश्न आप यहाँ पे देख लेना भाई, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे मैंने लिया है। देखिए, एक थैले में 5 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं और 3 पीले रंग की गेंदें हैं। यदि गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार एक जैसे अर्थात सर्वसम है, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक पीली रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, सफ़ेद हो, काली हो, हरी हो, पीली हो, जितनी गेंदें हैं उनको जोड़ लो। तो 5 तो सफ़ेद है और 3 कितनी है, पीली वाली, टोटल कितनी हो गई भाई, 8। तो 8 हमने बटे में लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि पीली गेंद, कह रहा है ना कि पीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पीली गेंद कितनी है, कितनी है भाई, 3 है ना, तो 3 ही कंडीशन बनेगी भाई, 3 ही तो कंडीशन बनेगी, 4 तो है ही नहीं, तो मैं 4 कंडीशन बना ही नहीं सकता, तो 3/8 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई सा भी प्रश्न उसको हल कर सकते हैं भाई, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 सफ़ेद थी, 3 पीली है, 4 आपकी कौन सी थी भाई, काली थी, तो ऐड कर दीजिए। जितनी पूछ रहा है उसकी उसकी की कंडीशन वहाँ पे लागू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न है, यहाँ पे हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया गया पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट के आधार पे आपको कुछ बताने होंगे। यहाँ पे देखिए, एक पाई चार्ट के आधार पे बताया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए कुल चालान 540 थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न आया हुआ है, ये आपका पाई चार्ट बन गया भाई। अब देखिए, यहाँ पे ये पाई चार्ट जो बना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुधवार को इतना है, गुरुवार को इतना है, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार सब दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि किस दिन बनाए गए चालानों की संख्या 105 थी। अब 105 कैसे ज्ञात करूँगा भाई, मेरे पास तो कोण में दिया गया है। अब कोण में दिया गया है तो देखिए, टोटल जो मेरा ये कोण बन रहे हैं, सबसे पहले वो हम निकालेंगे, जिससे कि एक कोण का मान हमारे पास आ जाएगा। देखिए, वर्त है, वर्त में टोटल 360 डिग्री कोण बनेगा, पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कोण का मान ज्ञात करना है, तो एक कोण का मान ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ूंगा मैं। 7 और 8 कितने हो गए, 15, मतलब 150 हो गए, ठीक है। और 65 और 55 कितने हो गए भाई, अगर मैंने इसको 5 उधार दिया तो ये भी, ये कितना हो गया, 60 60 120, तो ये 120 हो गया। और लास्ट में 90, ठीक है, जोड़ दो भाई, 0, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल की, 1 लगा लिया मैंने, ठीक है। 1 2 3, 360 डिग्री बन गया मेरा टोटल। यही कह रहा है यहाँ पे, और सही है, 360 ही मेरा आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि 150 चालानों की संख्या 105 थी, तो 540 का केंद्रीय कोण है। देखिए, यहाँ पे बोला था ना उसने
कि 540 ही है, वो क्या बनाए थे उसने, चालान बनाए थे, इसलिए 540 के हिसाब से हम मान के चलेंगे इसको। तो 540 केंद्र कौन था, 360 टोटल होता है, एक के लिए 360 बटा 540 करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये तो डायरेक्ट 105 से गुणा करने पे आया है। इसको एक बार मैं यहाँ से हल करके बता देता हूँ। 360 और 540 थे मेरे, ठीक है, जीरो से जीरो काटा मैंने, अब ये 54 है, ठीक है, तो 18 से काट सकता हूँ मैं, 18 दूना 36 और 18 54, 2/3 आ गया मेरा आंसर, ठीक है, कितना आ गया 2/3, और गुणा कह रहा था ये 105, ठीक है, तो वही हमें याद करना है। अब मैं 3 से इसको गुणा कर सकता हूँ और फिर 2 से भाग कर सकता हूँ, तो 3 से गुणा किया, 3 3 9 और एक बच गया, मतलब 15 हो गया, 3 पंजे 15 और 35 दूना कितना आ गया 70, 70 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है नियम को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी आगे के प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, समझाने की ट्रिक थी जो मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद देखिए नमूना प्रश्न पत्र 2022 में प्रश्न आया हुआ था, वर्त आलेख को देखकर प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद सेकंड वाला, यहाँ पे देखिए दिए गए पाई चार्ट में वाहनों की निम्नलिखित गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई चार्ट आपके सामने है, अब हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको हमें देखना है। देखिए सबसे अधिक दुर्घटनाएं किस गलती से हुई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कोई गुणा भाग करने की। यहाँ पे सबसे अधिक दुर्घटनाएं देखिए 30% है, वाहन चालक की गति से हुई है, तो वाहन चालक की गति से हुई है, ये शायद मैंने ऑलरेडी आपको एक पेपर में बता दिया था ये ऑलरेडी, क्योंकि मॉडल पेपर में था ये, क्योंकि पहले के आए हुए क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये मैंने ऑलरेडी करवाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अचानक ब्रेक लगने और सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई है, तो आप देखेंगे अचानक ब्रेक लगना तो 12% हो गया यहाँ पे, और सड़क खराब, तो सड़क खराब 18%, तो 12 और 18 टोटल कितना हो गया भाई 12% और 18%, ठीक है, 18 और 12 ही है ना, यहाँ पे 15 लिख दिया है, खराब सड़क की दुर्घटना, जबकि यहाँ पे गलत लिख दिया, छोड़ो आप, 12 18 30 होता है, तो 30% संभावनाएं आपकी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये गलत लिखा है, इसको देखिए लिखने में त्रुटि हो गई, 15 लिख दिया जबकि यहाँ पे 18 लिखा गया है, ठीक है। तो आप तो थोड़ा ध्यान रखना भाई एग्जाम में, ठीक है, अपने हिसाब से करना। अब यहाँ पे देखिए एक और है, संलग्न पाई चार्ट एक मकान बनाने में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। अब इसके प्रश्न आंसर करने हैं। किस मद में व्यय सबसे अधिक है, देखिए सबसे अधिक व्यय आपको कहाँ पे लग रहा है भाई, 30 25 15 20 और 10, तो अन्य अन्य खर्च जो है वो आपके सबसे ज़्यादा है 30%, ठीक है। अभी 30% किसका है भाई, 360 का है, ठीक है। अगर मैं पैसों की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे यदि ईंटों का खर्च भी दिया गया है कुछ आगे की बात, तो अन्य मद सबसे अधिक है, पहली बात तो यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। सीमेंट और अन्य अगला जो पूछा है, किन मदों में व्यय कुल व्यय का आधा है, कुल व्यय का आधा है, तो कुल व्यय पहले हम टोटल करेंगे, देखिए 30 और यहाँ पे 15 और 25 कितने हो गए 40, 70 हो गए 70, और टोटल कितने हो गए 100 हो गए। तो यहाँ पे दो मद ऐसे होंगे जो कि 50 बन रहे हैं, तो देखिए दो मद 50 कहाँ कहाँ बन रहे हैं, 25 तो एक ये बन गया मेरा, ठीक है, और 15 20 और 10 30, ठीक है, और 30 60 ये तो ज़्यादा चला गया, 50 हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट और अन्य वेल जो है, देखिए सीमेंट में है वो 20 दिया गया है मेरा, ठीक है, तो ये मेरा 20% हो गया एक तो, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया अन्य वाला 30, ये दोनों कितने बन रहे हैं भाई 50 बन रहे हैं, तो ये दोनों ही मेरा आधा जो खर्च है वो ले रहे हैं भाई, ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। अगला है यदि ईंटों का खर्च है वो 30,000 रुपये है तो लोहे पर खर्च क्या है, देखिए ईंटों पर खर्च, ईंटें कहाँ है भाई 15 यदि, तो जो 30,000 है इसको 15 से गुणा कर लो, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15 थी 45, ठीक है, और 45 45 आ गया, हाँ ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। पहले तो अब मेरे को क्या करना है, 45 आ गया ना मेरा, अब ये क्या क्या कह रहा है मेरा अगला, तो लोहे पर खर्च कितना है, अब लोहे पे कितना है 10% है, तो उसका 10% और आप जोड़ देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया गया है कि 15, देखिए 15 निरूपित करता है 30,000 रुपये पे, ये मैंने निकाला था कि 30,000, इस पर आपको 15 निकालना था, ठीक है, 15 निकाला तो 15 दूना 30, कितना आ गया मेरा 20,000 रुपये आ गया। लोहे पर खर्च कितना है 20,000 रुपये अधिक हो जाएगा इसका, ठीक है। 10% निरूपित करूँगा तो ये 10 इंटू गुणा भी कर लेना है इसको, ठीक है, 2,000 से 20,000 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल वाले आ गए, यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग क्या होगा, तो 9 का 81 हो गया मेरा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या 1000 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे गलत टिक लग रहा है भाई, 1000 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। देखिए 1000 है, इसका वर्गमूल, मूल क्या होता है कि छोटी संख्या होती है, तो 10 गुणा 10 को 3 बार में गुणा करूँगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, एक मिनट यार,
100 का पूछ रहा है ये, 100 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 100 है वो 10 का क्या है, वर्ग है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक को आप गलत देख लेना, समझ लेना इसको बात। ठीक है, कोई अगर गलत टिक लगा हुआ है गलती से भी तो आप कमेंट कर देना भाई। निम्न में से किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये आप निकाल के देखेंगे बाकी चीज़ों का। बाकी डायरेक्ट आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो वर्ग निकाल के आप याद कर लेना भाई, कुछ संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 16 का है तो 16 को 16 से गुणा करेंगे आप, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, संख्या 25 का वर्गमूल क्या होगा, मैंने पूछा भी था एक बार ये कमेंट में, मतलब एक या दो विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, मतलब बाकी ने मतलब प्रैक्टिस की ही नहीं, मतलब आप प्रैक्टिस करते नहीं, कोई जवाब मांगा जाता है तो जवाब देते नहीं है। ठीक है, कोई नहीं भाई, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए संख्या 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 गुणा 5 दो संख्याओं को गुणा करूँगा तब आएगा मेरा। ठीक है, तो ये बाकी वर्गमूल ही वर्गमूल है सारे। ठीक है, सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आगे हैं, ये आप कर लेना। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के लिए मैंने संख्या 49 का वर्ग याद कीजिए। तो देखिए सिंपल मेथड तो ये होता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, 49 को 49 से गुणा कर देना है, आगे वर्ग। लेकिन यहाँ पे एक अलग नियम लगाया गया है, 49 का मतलब क्या हो गया, 50 माइनस 1। ये 49 ही तो है, 50 में से एक गया तो। अब ये जो यहाँ पे लगाया है मैंने फॉर्मूला का, तो इससे मैंने अभी पहले भी एक पर्सन किया था, तो यहाँ पे मैं एक बार पूरा बता देता हूँ। 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर किया। अब इसकी संख्याएं गुणे 50 को 2 बार गुणा करना है, कुल मिला के 50 का वर्ग करना है। ठीक है, तो 50 25 और 2 जीरो आ गई, माइनस 1 का किया तो एक तो एक आ जाएगा प्लस, फिर आपका माइनस 2 गुणा ए बी, तो 50 से कम 50 ही आएगा, तो ये 50 का 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2500 प्लस 1 है यहाँ पे, और ये कितना है, 50 दूना 100, 100 माइनस इसमें से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2400। ये देखिए यहाँ पे 2400 आ गया ना। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ गया। बाकी आप उसका भी करेंगे आंसर तो यहाँ पे आपका वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये आपके गुणनखंड आ गए भाई। ठीक है, गुणनखंड आपको एक दो देख लेना है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना है चीज़ों की। देखिए संख्या 729 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आपका अप्लाई करते हैं आप, ये आप कुछ बताइए। सीधे सीधा क्या करना है, दोबारा एक मिनट का, 729 आपको दिया गया है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा भाग, तो हमने 3 से स्टार्ट कर दिया। 3 से किया तो 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर यहाँ पे मैंने 3 से दिया, फिर 3 गया तो आगे कितना गया, 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे यही किया गया है। लास्ट में हमें क्या करना होता है, जितनी संख्याएं आई उनका जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़े बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड ये निकल गया, और इनके 3 जोड़े बना लिए मैंने, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, 27 इसका क्या हो गया आपका वर्गमूल भी बन जाएगा मेरे ख्याल से कुछ। ठीक है, बाकी आपको तो यहाँ पे ये लिख देना है बस। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगली जो संख्याएं हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न है कि एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार रखना चाहती है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न आया है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई है आपको, x, स्तंभों की संख्या भी x है, क्योंकि पता ही नहीं है, वो जितना इधर खड़ा करना चाहता है इतना ही उधर करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी भाई, एक्स स्क्वायर। अब बच्चों की संख्या कितनी है भाई, टोटल यहाँ पे दिया गया है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर में आपको दिया गया 1849। इसका स्क्वायर उठाया तो यहाँ पे रूट लग गया, मतलब इसका आपको वर्ग मूल निकालना है। तो वर्ग मूल निकाला तो यहाँ पे देखिए आपको ये आ गया 43। क्यों आया, क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोई भी संख्या ऐसी देखूंगा कि मुझे पता है कि जो 40 है वो कितना होता है भाई, 1600 होता है 40 का वर्ग। तो ये कितना है, 1800 है, तो मतलब 40 से कोई ज़्यादा ही होगी संख्या, जो कि 1849 आएगी। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लगा के भी कई बार जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, बाकी तो आप फिर पछते रहो, आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अपन, ये सारे आपके वही है। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल है आपको ज्ञात करना है। तो जैसे अभी ज्ञात किया था वैसे ही आपको इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए 9604 है वो आपने लिखा, भाग देते गए देते गए देते गए, तो ये लास्ट में जो संख्याएँ आई हैं वो देखिए यहाँ पे कहाँ गया,
ये आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी इसको लिख दिया है, देखिए यहाँ पे ये लिख दिया गया था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 7 7 7 ये यहाँ पे आ गया ना। बस आपको इसका क्या करना था, इस तरीके से आपको लिख के एग्ज़ाम में करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि बस ये आपको तरीका आना चाहिए कि हाँ गुणनखंड करवा रहा है तो मुझे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए घन और घनमूल के प्रश्न आपके आते हैं। देखिए 15,625 के घनमूल में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जो आपको दिख रहा है पहले पहले का वो 5 है, तो 5 ही होगा भाई, सीधी सी बात है। आगे देखिए यहाँ पे संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा, 2023 की परीक्षा में आया है। घनमूल क्या होगा, मतलब इसका मूल पूछा है, ये कोई संख्या का घन है। तो देखिए 11 11 11 को गुणा करूँगा तो 121 आ गया, फिर मैंने 11 से किया तो 11 एकम 11, 11 दूना कितना आ गया 22 का 2 हासिल की क्या आ गई मेरी 2, 11 एकम 11 और 2 13, तो 13 21 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 21 है, जबकि यहाँ पे 13 31 लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं लोचा है भाई प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पे या तो यहाँ पे त्रुटि हो गई ऑप्शन में, यहाँ पे त्रुटि है, 13 21 था ये, ठीक है। क्योंकि देखिए 11 को मैंने 11 से गुणा किया तो 11 का वर्ग क्या होता है भाई 121 होता है, 11 11 सिंपल पता है। फिर 3 बार गुणा करना है मेरे को, तो फिर मैंने इसको 11 से गुणा करूँगा तो 11 एकम 11 का 1 आ गया, ठीक है। और हासिल की 1 लग गई भाई, एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने ऐसा हो सकता है गलत कर दिया, हासिल की 1 लग गई, 11 दूना 22 और 1 23 का 3 आ गया, बिल्कुल सही बात है भाई, 2 हासिल का लग गया, 11 एकम 11 और 2 13, 13 31 ये भाई मेरे से ही त्रुटि हो गई थी, ठीक है। तो कई बार हो जाता है भाई लोगों। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया 11 आ गया। ऐसे ही बाकी के प्रश्नों को आपको करना है। ये नमूना प्रश्न पत्र में ये 2017 में आया है, ये 2017 के लिए 9 की घन होगी तो 9 की घन 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी। 7 का घन है वो ये हो जाएगा, 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो, और 1000 का घन मूल है तो वो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्याएं बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये प्रश्न आपके देख लेना है भाई किस प्रकार से हम करते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन है, संख्या 149 के घन का इकाई अंक कितना होगा। देखिए 149 का घन पूछा गया है यहाँ पे, और सेकंड पूछा गया है पूर्ण घन संख्या 148 के घन मूल का इकाई अंक कितना होगा, 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया है। तो 149 के घन, इसको घन करना है भाई, तो 149, ठीक है, और 149 9 नाम 81 का 1 आ गया मेरा, हासिल की मेरी क्या लग गई 8 लग गई, 9 चौक 36, ठीक है, 36 और 8 कितना हो गए 44। अब आप भूल जाइए आगे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे मैं गुणा लगाऊंगा, ठीक है, और वापस से फिर एक बार क्या करूँगा भाई, इसी संख्या को, मतलब लास्ट में मेरा 4 1 आ गया मुझे तो ये पता है। अब मैं वापस वो 149 से हल करूँगा तो 9 नाम 9 एकम 9, मतलब इकाई अंक 9 आ रहा है नहीं आ रहा, बस यहाँ पे यही पूछा है तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 9 आ रहा है, बस ज़्यादा हल नहीं करना हमें, दिमाग नहीं लगाना, पूरा हल करने बैठेंगे तो 2 मिनट लग जाएगी, 3 मिनट लग जाएगी, गलत भी आ सकता है। तो हमें तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक निकालना था, जो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो था, इसका घनमूल इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वैसे ही आपको इसको करना है भाई, ठीक है। प्रश्नों को समझना है, और जितना आसान तरीका आपको समझ में आ रहा है, परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप उसको जल्दी से कर पाएँ। यहाँ पे देखिए संख्या 18 का घनमूल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है 18 का घनमूल, ठीक है, यानी कि 18 18 18, इसको आपने 3 बार गुणा करेंगे तो जो संख्या घनमूल आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे देखिए 1000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, लेकिन तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे अप्लाई की गई है, ये आपको देख लेना है। 1000 में 2 का भाग दिया, भाग देते देते गए और यहाँ पे लास्ट में ये आ गया, तो यहाँ पे जोड़े बनाने थे आपको लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोड़े बनाए अपने, 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक सिंगल रह गया, 5 का एक जोड़ा फिर सिंगल रह गया, मतलब 2 गुणा 5 गुणा ये 2 सिंगल रह गए 5, तो इनको हम लेंगलेट कर देंगे तो 5 दूना 10 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि घनमूल पूछा है ना, तो ये घनमूल के लिए यही होगा, क्योंकि 1000 का है, अभी अभी हमने बात करी थी 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को ही तो 3 बार गुणा कर रहा हूँ तभी तो मेरे 1000 आ रहे हैं, करके देख लेना भाई, तो 10 ही तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। बाकी सेम यही वो है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे राशियों की तुलना, राशियों की तुलना में दोस्तों आपके जितने भी साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गए, वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 नमूना प्रश्न पत्र में था कि साधारण ब्याज का सूत्र कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अब ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों में से 40 का 60% मेरे को निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौका 24 आ गया ना,
तो यहाँ पे 40 का 60% कितना है भाई 24। तो 24 विद्यार्थी तो प्रथम श्रेणी से आए, बस ये तो कह रहा है, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बस कुछ है नहीं है। आगे का पर्सन है सेम है, आगे का पर्सन है सेम है भाई, कर लेना। ठीक है, एक और पर्सन हम यहाँ पे देखेंगे अलग तरीका का। यहाँ पे देखिए मूल्य 450 रुपये था, वसूली गई बिक्री कर की दर 5% थी, बिल की देय राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, अभी देखिए मूल्य कितना था 450 रुपये था भाई। ठीक है, कितना था 450 रुपये। और यहाँ पे वसूले गए बिक्री कर की दर है वो 5% थी, 5% दर पे थी वो। बटे में 100 लगाया मैंने, जीरो से जीरो काटा, और इसको काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा यहाँ पे 45 को, तो कुछ 22 पॉइंट कुछ आ गया मेरा। ठीक है, 22 पॉइंट कुछ आ गया। अब जो 450 था मेरा, 450, ठीक है, और इसमें मेरे को 22% आ गया ना, 22 पॉइंट कुछ आया था, तो 22 पॉइंट कुछ था मेरा, वो 50 वो मैंने ऐड किया यहाँ पे। तो आप देखेंगे 2, 7 और 472 पॉइंट जो 50 आ गया। यही तो पूछ रहा है, मैंने भी यही किया है कि जिसका 5% निकाला उसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वसूले गए बिक्री कर की दर इतनी थी, तो बिल देय राशि बताइए कि उसने टोटल कितना दिया, यही पूछा गया है। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना भाई, एक और पर्सन देख लेना, यहाँ पे सिंपल सा है। 3400 का 20% क्या होगा। 3400 आपने लिखा, 20% पीछा है 20 लिखा, बटे में आपने 100 लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरी। ठीक है, जीरो का जीरो ऐसे करेगा, 34 को 2 से गुणा करूंगा तो 68 आ जाएगा, तो 680 हो गया, 680 आंसर आपको मिल गया। अब बाकी कुछ फॉर्मूले पूछे गए हैं, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, वो आपको याद करना होगा। पी इंटू क्या हो जाएगा 1 + r/100⁰n। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, पी इंटू रहेगा ब्रैकेट में है ना, 1 + r/100⁴n। एन यहाँ पे समय है, ठीक है, आर यहाँ पे दर है, पी यहाँ पे क्या है मूलधन है। ठीक है, बस ये आपको रख देना है, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ प्रश्नों की आपकी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों के। यहाँ पे देखिए 50% का मान क्या होगा। ठीक है, 50 का 50% का मान, तो 50 गुणा 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 25, 25 आ गया मेरा। तो यहाँ पे देखिए 25 लिखा भी गया है, ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएगी भाई खालिस्तान वाले। ठीक है, अब बाकी देखिए यहाँ पे 1/4% है, ये प्रश्न आपका आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा में। 1/4 गुणा प्रतिशत का मतलब है 100 से गुणा करना। अब 4 को मैं 100 में भाग दूंगा तो कितना आएगा 25, तो 25% हो गया ना, ये 25% आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है भाई। अब यहाँ पे देखिए 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी एक पेपर में कराया हुआ है मेरा। यहाँ पे देखेंगे आप 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी, सॉरी दोबारा लिखना पड़ेगा, 25 में से 72%, 72% का मतलब हो गया 72/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 का भाग दूंगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अंटे 32, तो 18% विद्यार्थी आ गए मेरे। ठीक है, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो 18 विद्यार्थी मेरे गणित में अच्छे हैं, सबसे पहले तो ये आ गया। अब अच्छे नहीं हैं, तो 25 में से 18 माइनस करूँगा मैं, तो कितने आ गए 7, तो 7 विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, बाकी 18 अच्छे हैं, बस यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा लिख दिया गया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि प्रश्न में कोई त्रुटि हो, 28 लिखा गया है, तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ भाई, मेरे से कोई त्रुटि नहीं हो गई। 25 गुणा 72 बट्टे में आपने 100 लगाया, 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ गया, 4 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 3 बच गया मेरा, और 32 हो गया, और 4 का भाग दिया मैंने, 4 सताम 28, 4 अंटी 32, 18 ही आ रहा भाई, 18 ही आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखने में त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, ये बाकी आप देख लेना भाई। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे देखिए 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। सबसे पहले तो इन चीज़ों को लिख लेना है कि पी होता है जो मूलधन होता है, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, 2 है वो समय है वो यहाँ पे लिख दिया, 10% दर है वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमें आपको फॉर्मूले में लिखना है, तो फॉर्मूला ये था, अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पे टी लिख दो चाहे एन लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 12,600 लिख दिया, 1 + 10/100 लिख दिया, यहाँ पे 2 लग रहा है, इसको मतलब इस संख्या को 2 बार लिख देना है। 2 बार का मतलब क्या हो गया, 100 एकम 100, 10 कितना हो गया 110/100 आ गया, तो 110/100 2 बार लिख दिया है मैंने, यहाँ पे लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरी। ठीक है, अब बाकी देखिए यहाँ पे इनको आपको गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी गुणा 2 जीरो और बच रही है,
तो 2 जीरो को भी यहाँ पे में हम काट सकते हैं, 2 जीरो को ये गुणा में है तो ये काट दिया भाई। तो 11 11 121 और 126 मेरा बच गया। जैसे इसको आप गुणा करेंगे, देखिए 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है ना लास्ट में, तो बस आपको गुणा करना है। अब बाकी की चीज़ तो आप गुणा करके देख सकते हैं। मेथड आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इनको आप देख लेना, इनको टिक कर लेना, ऐसा ही आपको करना है। ये मैंने लगभग आपको मोस्टली सारे पर्सन बता दिए हैं, इन पे आप अप्लाई करना, अभ्यास करना। गणित है भूल जाते हैं, अभ्यास करोगे तो ही क्लियर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।